अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीएसएल सीजन 8 का आगाज कल से होने जा रहा है। अब तक के 7 सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड वो वाहिद टीम है जो ये टूर्नामेंट 2 मरतबा जीती है। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडियर एक एक मरतबा ये टूर्नामेंट जीते हैं। अब देखना यह है कि सीजन 8 में कौन कौन कामयाब होता है। 4 वेन्यूज़ पे ये टूर्नामेंट खेला जाएगा जिसका आगाज 13 फरवरी से हो रहा है, जबकि फाइनल जो है वो इसका 17 मार्च को होगा। लाहौर, मुल्तान, कराची और इसके अलावा रावलपिंडी 4 वेन्यूज़ होंगे। तो आज हम बात करेंगे पीएसएल का जो सीज़न 8 है, अब तक पीएसएल की जर्नी कैसी रही है, ग्रोथ कैसी रही है पीएसएल की, और इसके अलावा कौन से प्लेयर्स, कौन सी टीम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त खेला और मुल्तान सुल्तान रनर्स अप था। उससे पहले 2021 में उनको इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल हुई। हमारे साथ स्टाइलिश बैट्समैन शान मसूद मौजूद हैं और इसके अलावा एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एग्रेसिव बैट्समैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फ़खर जमान, जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं और लाहौर कलंदर्स का टीम का हिस्सा भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पीएसएल 8 का आगाज़ होने जा रहा है। जर्नी अगर मैं आपसे पूछूं पीएसएल की, जब स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान में मैचेस नहीं होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में मैचेस आए, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 वेन्यूज पे मैचेस हो रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ कैसे देखी आपने पीएसएल की, और दूसरी अगर लीग से कंपेयर किया जाए, वेयर वुड यू रेट पीएसएल? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पीएसएल का जो एक वो है, जो पीएसएल ने पाकिस्तान को दिया। अगर आप देखें इस वक्त आपकी T20 टीम किधर खड़ी हुई है। पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली, इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, एशिया कप का फाइनल खेली, वर्ल्ड में नंबर 1 रही है। तो ये सारा जो आपको प्रोडक्ट मिला है, जो प्लेयर्स मिले हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए फ़खर जमान ये खुद एग्री करेंगे, ये भी एक पीएसएल के प्रोडक्ट है। और हम सब ने ड्रेसिंग रूम शेयर करके बाहर के प्लेयर्स के साथ उनके खिलाफ खेल के, कोचेस का वो लेके, प्लस अपने जो पाकिस्तान के बेस्ट कोचेस हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनके साथ खेल के, आई थिंक ये सब चीज़ का हमें मिक्सचर इस पीएसएल के थ्रू मिला है, जो पाकिस्तान को इसने बहुत सर्व किया। और अब पाकिस्तान में जब से आई है तो ये पिंडी भी गई है, मुल्तान भी गई है, कराची और लाहौर के साथ। तो ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि अगले साल पेशावर भी जाए, क्वेटा में भी जाए, और फैसलाबाद, जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में, पीएसएल उधर हो। और क्वेटा में इस दफ़ा एग्जीबिशन मैच भी हुआ जिसमें 6 छक्के भी मारे इफ्तिखार ने। फ़खर, आप तो शुरू से ही पीएसएल में हैं और लाहौर कलंदर के साथ हैं, तो आपने ग्रोथ कैसी देखी? और एक ये हमेशा मवाजना अब होते रहता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह होते रहता है कि कौन सी लीग बेहतर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी लीग का स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा अच्छा है, खासतौर पर जो बॉलिंग है वो बड़ी मजबूत है और खेलने में जो है दुश्वारियाँ होती हैं। बिल्कुल, देखें जैसे पीएसएल का स्टार्ट हुआ था दुबई में, यूएई में, और वहाँ से फिर जब पाकिस्तान लीग शिफ्ट हुई है तो मेरे हाल में इसका मज़ा भी ज़्यादा हुआ है और क्वालिटी और बढ़ी है। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे विकेट्स जो है वो बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है। आप अच्छा खेलते हैं तो आप बैटिंग में या बॉलिंग में, जिसमें भी आप अच्छा खेलते हैं तो बिल्कुल। और जब हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं और हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि यार यहाँ पे बहुत क्वालिटी क्रिकेट होती है। तो अच्छा है, पीएसएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई पहचान भी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पूरा साल पीएसएल का ही वेट करते हैं। तो बहुत अच्छा है। और अभी बस कुछ ही दिन रह गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ऑलमोस्ट पीएसएल वहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ पे होम एंड अवे गेम्स हो रहे हैं, यानी कि एक शहर पहले मेज़बानी करता है दूसरी टीम को और फिर दूसरे के शहर में जाके खेलता है। तो उससे ऑब्वियसली तमाशाई भी बड़े जो है एनर्जेटिक होते हैं, सपोर्ट करते जाते हैं अपनी टीम्स को। तो इस दफ़ा कैसी तैयारी है फ़खर आपकी? पर्सनली लास्ट सीजन में आपने स्कोर किया, टॉप स्कोरर थे आप, 588 रन आपने स्कोर किए, 152 का आपका स्ट्राइक रेट था। पर्सनली तैयारी कैसी है और लाहौर कलंदर की तैयारी कैसी है? एज अ टीम हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। हम लोगों का कैंप लगा हुआ है लाहौर में और जितने भी लोकल प्लेयर हैं सब आए हुए हैं। तो अच्छे एक मतलब सब बड़े अच्छे निक में दिख रहे हैं और हम लोग ने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, नेट में भी खेल रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। और देखें मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। इंजरी के बाद दोबारा मैंने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही होगी कि पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी बेस्ट बैट्समैन बनूँ।
और शान, आपके हवाले से तो बड़ा ये है, मैं आपका एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था जिसमें आपने बड़ा अपने गेम को इवॉल्व किया। आप उसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के साबिक कोच और शायद फ्यूचर कोच भी हो मिकी आर्थर, उनको भी देते हैं। फिर आपका जो डर्बीशायर के साथ स्टेंट था उस पर आपने बड़ा काम किया, तो आपने बड़ा इवॉल्व किया है। पहले आपको एज अ टेस्ट क्रिकेटर देखते थे, लेकिन अब वाइट बॉल क्रिकेट में भी आपने अपने आप को इवॉल्व किया, बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। जरा इस जर्नी के हवाले से भी बताइएगा, और इस मरतबा कैसी तैयारी है आपकी। और जस्ट टू रिमाइंड द व्यूअर्स, 478 आप थर्ड टॉप स्कोरर थे लास्ट पीएसएल में। जी देखें, लास्ट ईयर आई थिंक जो आपने थर्ड टॉप स्कोरर बोला है, फखर भाई ने बार बहुत ही हाई सेट किया। आई थिंक ऑल टाइम इसने रिकॉर्ड तोड़ा। इसको चेस करते करते काफी कोशिश की रिजवान ने, मैंने, बट माशाल्लाह से इसने जितना बार हाई सेट किया, काफी मुश्किल हो गया था एंड में इसको कैच करना। इवन दो फाइनल में भी इसने हमें थोड़ा मौका दिया, लेकिन वो रन्स का गैप इतना हो गया था। पर्सनली आई वो थिंक मौका मैंने पीएसएल फिर ने रन मुझे आउट इस कर चीज दिया। में रन आउट भी कर दिया था इसने। देखिए, पर्सनली पीएसएल ने काफी बड़ा रोल खेला है। अगर आप मेरी इवॉल्वमेंट देखें, जब से मुल्तान में आया हूँ, छठा साल है, और हर साल कुछ ना कुछ नया सीखा है। आई थिंक कोचेज अगर आप देख लें, इधर एंडी की मौजूदगी में, अब्दुर्रहमान की मौजूदगी में, जिनके साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आई थिंक काफी अरसे से वाबस्ता हूँ, मुशी भाई के उसमें, तो काफी बड़ा रोल प्ले किया है। एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने मुझे एक क्लियर रोल दिया है, मुझे बैक किया है। और आई थिंक ओवर द 6 years इधर इधर ऐसा लगा है कि मैं अपने ही घर में अपनी टीम में खेल रहा हूँ, और गेम में कोशिश की है कि हर साल इवॉल्व करूँ। और उसमें पीएसएल का बहुत बड़ा हाथ है कि जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं फॉरेन प्लेयर्स के साथ, लोकल प्लेयर्स के साथ, तो फिर इसमें आपको क्रेडिट अपने लोकल बैट्समैन को भी देना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एज ए बैटिंग यूनिट भी परफॉर्मेंसेज दी हैं, आप रिजवान को देख लें, बाबर को देख लें, फखर को देख लें, एज ए टॉप ऑर्डर में अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेज दी हैं पाकिस्तान के कि आप जो कंपटीशन बात करते हैं, एक्चुअली आप अपने कंपटीशन से सीखते हो। और जब आपके अपने प्लेयर्स उस तरीके की परफॉर्मेंसेज दे रहे होते हैं, वो आपको ज्यादा इंकरेज करती हैं रादर देन आप किसी बाहर के प्लेयर को देखो। फखर, आप शुरू से लाहौर कलंदर के साथ हैं, वजह क्या है? आप नहीं छोड़ना चाहते या वो नहीं छोड़ते आपको? दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। देखें, मैंने भी शुरू लाहौर कलंदर से किया था, और अगर मैं सही बोलूं तो ये उनका बड़ा पन्ना है कि बीच में इस तरह सिचुएशन भी बनी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन लाहौर कलंदर ने उनका जो ट्रस्ट शुरू से है मुझ पे, तो उन्होंने फिर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे टीम में रखा। तो लेकिन देखें, जो लाहौर कलंदर ने प्लेटफॉर्म दिया है मुझे शुरू से ही, और मुझे पहले मैच से ही पता था, जब मैं पहला मैच खेला था पीएसएल का, तो कि मैं उसी टूर्नामेंट में सारे मैचेस खेलूंगा। और अच्छा। जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया वहाँ पे, और जो टीम का माहौल बना स्पेशली, तो बहुत ज़बरदस्त है। और एक फैमिली की तरह लगे हुए होते हैं हम लोग, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और मतलब बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। नहीं, और तो आपके अलावा अच्छा और है। भी प्लेयर्स मिले। हारिस रऊफ जो है वो प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर का। शाहीन ने वैसे फर्स्ट क्लास खेला था, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर कलंदर ने बड़ा उनको इम्प्रूव किया। लेकिन फखर, ये बताइएगा कि लास्ट सीजन में ऐसा क्या आप लोगों ने किया? एक तो शाहीन साहब की कप्तानी थी, ऑब्वियसली वो कैप्टन बने, कि आप लोग मुसलसल 6 साल से लास्ट आ रहे थे। शायद एक साल आप गलती से 5th आ गए थे, लेकिन लास्ट ईयर आपने टूर्नामेंट विन किया, मुल्तान सुल्तान को फाइनल में हराया। तो ये क्या इसका क्रेडिट आप शाहीन शाह आफरीदी को देंगे कि उनको कप्तान बनाना उनकी कप्तानी की वजह से, या और भी फैक्टर्स थे इसमें? देखें, इसमें अगर आप इस लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्रेडिट बिल्कुल शाहीन को भी जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो शुरू पहले साल में जो टीम थी, अगर आप देखें, फिर दूसरे साल में, तो उन्होंने अपने पीडीपी पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और जिस तरीके से अब ये कैंप में हमारे पास 22 ऐसे लड़के हैं जो कि हम ये समझते हैं कि उसमें से किसी को भी आप पीएसएल खिला सकते हैं, और वो अगले साल मतलब फ्यूचर में वो फिर लाहौर कलंदर के मतलब पीएसएल टीम का हिस्सा होंगे। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो सबसे बेस्ट किया है, एक तो ये अपना बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं पहले से ही, और दूसरा बिल्कुल शाहीन शाह की कप्तानी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं तो 6 साल, ये मेरा 7वां साल है लाहौर कलंदर से। तो जो शाहीन शाह की कप्तानी में टीम के लिए और जिस तरीके से उसने लड़ाया है, तो आपने तो देखा होगा कि जिस तरह वो एग्रेसिव बॉलिंग करता है, तो हम लोग यही समझते थे कि वो उस तरह ही एग्रेसिव कप्तान भी होगा। वो बिल्कुल एग्रेसिव है, लेकिन जिस तरीके से उसने वो टीम को लेके चला है लास्ट ईयर, तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं समझते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग है, और जितना वो
हम लोगों ने उसको मिचेवर देखा है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप ये नहीं कह सकते हर बॉलर जो है वो अच्छा कप्तान हो सकता है, जिसमें नेचुरल एबिलिटी होती है वही अच्छा कप्तान बन सकता है, और मेरे ख्याल में शाहीन में बहुत अच्छी है। सही। और रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे? मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में एक पीएसएल जीता है मुल्तान सुल्तान ने, लास्ट टाइम रनर्स अप थे, आपकी टीम बाद में एंटर हुई है पीएसएल में, लेकिन बहुत कम टाइम में ग्रो किया। आप कैसे देखते हैं एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान को? देखें, आप स्टेटिस्टिकली देख लें, जैसे आपने बोला एक फाइनल खेलें, एक पीएसएल जीते हैं, साथ में उसने दोनों टूर्नामेंट्स में 500-500 रन्स किए हैं। और आई थिंक उसकी हर चीज फील्ड में नजर आती है, जो उसकी कामनेस है, एनर्जी है, जिस तरीके से वो प्लेयर्स को बैक करता है। और आई थिंक बहुत ही, अगर रिजवान की एक क्वालिटी मैं हाईलाइट करूंगा, मतलब जो बहादुरी है, जो ब्रेवनेस है उसमें, वो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब हम 5 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते हुए थे और हमें सारे मैचेस जीतने थे सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने को अबू धाबी में, तब भी वो बिलीव करता था, तब भी उसने अटैकिंग हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन लिया और अल्लाह ताला ने उसका रिजल्ट भी दिया। फखर जमान और शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद उनसे हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीएसएल सीजन 8 के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के शान मसूद और लाहौर कलंदर्स के फखर जमान। क्योंकि आप दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस पीएसएल के दौरान एक ऐसा वक्त आ सकता है जब बॉलर के हाथ में नया गेंद होगा, फास्ट बॉलर होंगे वो, और वो जो है सूबाई वजीर भी होंगे, वैसे तो आपके कुलीग हैं लेकिन वो प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं अब, और वो आपको गेंद कर रहे होंगे, तो क्या फर्क महसूस करेंगे वहाब रियाज एज ए क्रिकेटर और वहाब रियाज एज अ मिनिस्टर जब बॉलिंग कर रहे होंगे? पहले आप बताइए शान। देखें, आई थिंक जब सबसे पहले तो वहाब भाई की जो क्लास है, जो उन्होंने ओवर द इयर्स खेला है, जो परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए, आपने देखा कि पीएसएल में 100 विकेट्स हैं उनकी, 100+ विकेट्स हैं। लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आप अपने वालिद साहब को भी भूल जाते हैं, आप अपने भाई को भी भूल जाते हैं, तो बस आप सिर्फ बॉल को देखते हैं और आपका काम, हमारा एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आई थिंक फखर भी एग्री करेगा, हमारा काम रन्स करना है। तो हमारा पूरा अगर मैचेस खासतौर पे पंजाब में हो रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा ये ना हो ज्यादा रन पड़ जाए, फिर वो कोई ऑर्डर जारी कर दें। नहीं, तभी तो तंग करने का ज्यादा मजा आएगा बाप भाई को, अगर हम उनके खिलाफ उनके ही सूबे में रन्स करें। हाँ, और स्लेजिंग तो भूल ही जाए, मिनिस्टर्स को स्लेजिंग तो कर ही नहीं सकते आप। तो फखर भाई, ये कैसा एक्सपीरियंस होगा? क्या कह रहे हैं फखर भाई? मैं कह रहा हूँ स्लेजिंग में ख्याल रखेंगे, अब मिनिस्टर बन गए हैं तो शान भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, ये ऐसे तो नहीं है। मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म तो सेट कर लेना। इफ्तिखार अहमद ने सेट कर दिया प्लेटफॉर्म। इफ्तिखार अहमद ने बता दिया कि मिनिस्टर आप होंगे अपने सूबे में, ठीक है, लेकिन मैदान में ऐसा नहीं चलेगा। जो 6 छक्के मारे उन्होंने एग्जीबिशन मैच में, है फखर भाई? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाब भाई बहुत अच्छे और क्लास के बॉलर है, और उन्होंने बहुत सर्व किया है, और पीएसएल के मेरे ख्याल में टॉप विकेट टेकर भी वो है। तो आप उनको बिल्कुल कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और आप देखिएगा वहाब भाई पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जैसी उनकी क्लास है, एग्जीबिशन होता है, और जब पीएसएल आता है तो वो अलग ही तरीके से आएंगे। और लेकिन यही है कि अच्छा लगेगा जब अगेंस्ट खेलेंगे और हम एक अपने मिनिस्टर के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो क्या पता 1-2 काम उनसे निकलवा भी लें हम लोग। ये अच्छा है, 1-2 काम निकलवा लें। लेकिन वो आप ठीक कह रहे हैं, एग्जीबिशन मैच तो वहाब ने बड़ी तारीफ की इफ्तिखार की कि बड़े अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले। लेकिन वैसे फखर भाई, क्योंकि आप तो एक अरसे से खेल रहे हैं उनके साथ टीम में, तो कभी आपको लग रहा था कि इस तरफ है उनका रुझान कि मिनिस्टर की ऑफर आएगी, बन जाएंगे? ये सरप्राइज था आपके लिए? नहीं, देखिए सरप्राइज तो नहीं था, अगर सही बताएं तो जैसे इंटर्म गवर्नमेंट आई है, तो ये तो अगर किसी को भी ऑफर हो जाए तो ज़रूर कबूल करेगा। और मेरे ख्याल में वहाब भाई के पास जितना टाइम है, तो हमें खुशी होगी कि वो ऐसे स्टेप्स लें, ऐसा कुछ करे स्पोर्ट्स के लिए कि जिसको लोग याद कर सके। स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल खास तौर पे। तो स्पोर्ट्स के शान साहब, एक पॉजिटिव ये है कि क्रिकेटर्स का फ्यूचर सिर्फ अब क्रिकेट कोचिंग में, कमेंट्री में नहीं है, सियासत में भी है। एक तो वजीर आजम बन चुके हैं हमारे साबिक कप्तान, एक मिनिस्टर बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपना देख रहे हैं मुस्तकबिल फिर? नहीं, आई थिंक मेरा पर्सनली कभी भी
सियासत की मेरी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि मैं आगे जाके उसमें कुछ कर सकूं, लेकिन देखें ये अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो आपकी यूथ हो, चाहे वो आपके मुल्क की इकोनॉमी हो। स्पोर्ट्स इटसेल्फ एक इकोनॉमी है। और मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों आपस में टीममेट्स भी हैं, बट एक पोजीशन का भी अब कंपटीशन होगा। वनडे में हो, वनडे में तो खैर फ़खर ज़्यादातर ओपन करते हैं, लेकिन आप भी ओपन की सलाहियत रखते हैं। T20 में वन डाउन पिछला जो वर्ल्ड कप था यूएई में, उसमें फ़खर ने ओपन किया, फिर इंजर्ड हो गए, अब आपको मौका मिला, आपने परफॉर्म किया ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? जाहिर सी बात है, जब कोई ड्रॉप होता है टीम से उसको दुख होता है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि जो मेरा पार्टनर है या मेरा टीममेट है उसको चांस मिला, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा। तो फ़खर भाई कैसे इसको मैनेज करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन हो टीम में? देखिए, आप हर टीम के का अंदाज़ा उसकी मतलब स्ट्रेंथ बेंच से ही लगा सकते हैं कि अगर कोई इंजर्ड होता है या कोई भी आके खेलता है या कोई ड्रॉप हुआ होता है और आके वो परफॉर्म करता है और टीम को जिताता है, तो इससे आपकी टीम की मजबूती का अंदाज़ा होता है। कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन आप किसी भी लेवल पे खेलते हो, तो अगर वहाँ पे कंपटीशन ना हो, तो इसकी आप मिसाल लाहौर कलंदर ले लें कि शुरू के 3-4 साल हमारे ऐसे थे कि हम लोग इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था टीम में, बेंच हमारी उस तरह नहीं होती थी। और मेरे ख्याल में जो लास्ट ईयर थी हमारी बेंच, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि हमारी टीम से राशिद खान भी गया, काफ़ी प्लेयर गए, लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और जिस तरह इस साल की बेंच स्ट्रेंथ है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मैं देखिए, आपस में तो आपको कंपटीशन है, लेकिन एक चीज़ में आपका तजुर्बा बहुत कम है, वो है शादीशुदा ज़िंदगी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी लास्ट मंथ ही शादी हुई है, जिसकी बहुत मुबारक हो आपको। फ़खर ज़मान का तजुर्बा इस पे आपसे काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कोई टिप्स वगैरह लेने का इरादा है कि एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? बल्कि पहले मैं ये फ़खर भाई से पूछूं। फ़खर भाई, मैंने कहा कि बैटिंग में तो आप दोनों माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, शादी में आपका तजुर्बा इनसे बहुत ज़्यादा है, इनकी तो पिछले महीने ही शादी हुई है, तो एक कामयाब हस्बैंड बनने के लिए क्या मशवरा देंगे आप इनको? बस शान भाई, जो भी ऑर्डर आए ना, बस उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो, बस आप खुश रहोगे हमेशा। मतलब कप्तान समझ के जिस भी नंबर पे खेलना पड़ेगा। हाँ, 10वें पे भी वो बोले, 11वें पे बोले ओके। मतलब बेसिकली कप्तान वाली हैसियत होनी चाहिए उनकी घर में, जैसे ग्राउंड में कप्तान कहता है थर्ड मैन पे चले जाओ, लॉन्ग लेग पे चले जाओ, और आप फौरन से सुनते हैं, ये वाला रोल होना चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, एक आखिर में जरा क्विक सवाल, जरा मुझे बताइए, भी पाकिस्तान में 3 जबरदस्त हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। आप लोग उनको फेस भी करते हैं पीएसएल में, इसके अलावा नेट्स में भी। तो फ़खर भाई, ज्यादा खतरनाक कौन लगता है तीनों में से? मैं सही बताऊं, मुझे तो नेट्स में शाहीन शाह बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, और जिस तरीके से उसका मतलब क्लास तो माशाल्लाह सबकी है, तीनों बहुत क्लास के बॉलर्स हैं, और उन्होंने हर लेवल पे प्रूव भी किया है। लेकिन ये कि शाहीन थोड़ा नेट में ज्यादा तंग करता है। शाहीन और शान, आपको किसको ज्यादा फेस सर, करते आपको मुश्किल लगती है? ये सवाल आपको उन टीमों से पूछना चाहिए जिन्होंने इन तीनों को एक साथ खेला अभी वर्ल्ड कप में। हाँ, आई एम श्योर। जिनको शाहीन खेलते थे, फिर नसीम खेलते थे, फिर जब फर्स्ट चेंज होता था हारिस होता है। हम इस चीज का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को अगर खेलते भी हैं, तो या सिर्फ नेट में एक आध बंदा ओवर खेलता है, या पीएसएल में एक बॉलर को एक वक्त में खेलता है। एक टाइम पे ये लोग बॉलिंग नहीं करते। आप उन लोगों से पूछें जो एक टाइम पे तीनों को खेलते हैं। बड़ा अच्छा, वैसे डिप्लोमेटिक जवाब देके आप निकल गए, मतलब ऐसा जवाब भी बड़ा वैलिड है, वैसे सवाल भी बड़ा वैलिड है। तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, आप किसी को कर ही नहीं सकते मेरे उसमें सेपरेट। बहुत बहुत शुक्रिया शान मसूद और फ़खर ज़मान, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि लास्ट पीएसएल की तरह के लिए और आपकी टीम्स के लिए पीएसएल अच्छा साबित हो। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इमरान खान को इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्या इसके इम्कानात हैं। इन दोनों इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। आप दोनों का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं
जो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद सूबाई इलेक्शंस जो है वो वक्त पे ना हो, 90 दिन की जो मुद्दत है उसके अंदर ना हो। और अब इस हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा है जो कि कभी मरदमशुमारी की बात करते हैं, कभी इजाफी अखराजात की बात करते हैं। केपी गवर्नर और पंजाब के गवर्नर ये इशारा दे चुके हैं कि इलेक्शंस जो है वो एक साथ एक वक्त पे होने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि क्या वक्त पे इलेक्शंस होंगे या ये ऑलमोस्ट हतमी बात हो चुकी है कि इलेक्शंस मुलतवी होंगे, डिले होंगे? देखिए, लगने वगने की कोई बात नहीं है। मैं तो एक सहाफ़ी के तौर पे काफ़ी दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर राय ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि ये आइन का तकाजा है। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइनी तकाज़ों को कौन मानता है? लोग जो है वो जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं। तो इसलिए आपने शायद आपको पता चल गया हो कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने ये बताया है कि जी 57,000 जो अहलकार हैं वो हमें चाहिए, वी आर शॉर्ट ऑफ 57,000 सोल्जर्स। तो उस पर जो है रेंजर्स और जो एफसी है उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 57,000 का नंबर पूरा कर सकें। दूसरी बात यह है कि वजारत ख़जाना जो है उसको इन्होंने बताया था जी कि हमें कोई 50 अरब रुपए किससे ज़्यादा रकम चाहिए, तो वजारत ख़जाना ने भी उनको पैसे देने से इनकार कर दिया। तो अब तो इलेक्शन कमीशन अगर मान भी जाए, जैसा कि आरिफ अलवी साहब ने उनको ख़त लिखा है, तो ना उनके पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अफरादी क़ुव्वत है और ना ही उनके पास पैसे हैं। तो जवाज़ तो उनको मुहैया कर दिया गया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होना है और वो अक्टूबर में यही एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाएगी, या फर्ज करें अक्टूबर में नहीं होता उसके बाद होता है, जब भी होगा इलेक्शन तो होगा ना, तो अगर उस वक्त ये कराएंगे तो आज भी करवा सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये तो आइन की बात है ना, तो आइन की बात तो कोई नहीं मानता यहाँ। शामी साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको इलेक्शन होते हुए वक्त पे नजर आ रहे हैं सूबाई असेंबलियों के? देखिए, एक बात है कि नजर आ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होने चाहिए। हामिद मीर साहब की बात से मुझे भी इत्तफाक है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए, लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि जो बरसरे इख्तिदार जमातें हैं उनकी तरफ से मुसलसल ये इशारा मिल रहा है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अब एक साथ होने का मतलब ये है कि आप या तो इकट्ठे मिलके बैठ जाते और तारीख तय कर लेते, चलिए कुछ रोज ये मौखर हो जाते तो कुछ रोज वो जो थे दूसरे इलेक्शन पहले हो जाते, तो तब ये इत्तफाक़ राय से ही मामला तय हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। अब अगर इंतखाबात 6 महीने के बाद होंगे या 8 महीने के बाद होंगे तो उस वक्त भी ये सारी सिक्योरिटी का मामला तो देखना होगा, उस वक्त भी अखराजात देखने होंगे, फिर उस वक्त ये नफरी जो है ट्रेन होके कहाँ से आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है, इसका फैसला करे। हामिद मीर साहब, आपने कहा कि देखें आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात तो होने, लेकिन आइन और कानून यहाँ पे देखता कौन है? अब अदालतें तो देखती हैं, उनका तो काम है, लेकिन कुछ ऐसी भी आवाजें सुनी हैं, शायद आप तक भी पहुंची हो, कि अगर इलेक्शन कमीशन नाराजी हो, अफरादी कुव्वत ना मिले, पैसे ना हो, तो फिर अदालत भी क्या कर सकती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मिसाल दी जाती है कि उन्होंने कहा था कि कल आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखें, अदालतें जो है ना, वहाँ पे उनकी बात जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे अदालतें सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक काम करती हैं। लेकिन जिस मुल्क में जस्टिस मुनीर साहब जो हैं वो एक रवायत कायम कर दें, मुल्क को ईजाद कर दें, वो बार बार मुख्तलिफ अशकाल में अदालतें जो हैं वो उसको किसी ना किसी डिक्टेटर के हक में इस्तेमाल करते रहें, तो फिर अदालतों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ना। देखें ना, आपके पास तो एक मिसाल है कि एक जज साहब जो हैं उन्होंने एक मिसाल कायम की कि आर्टिकल 6 की वायलेशन में उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को सजा दी, और इसी अदालतों ने, इसी पाकिस्तान की अदालतों ने उस सजा को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो कहाँ पे गया अदालतों का किरदार?
यानी कि वो डिक्टेटर जिसने जजों को बंद किया, उनके घरों में कैद किया, उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सजा दी एक स्पेशल कोर्ट ने, और उस सजा को सस्पेंड कर दिया। किसने किया? पाकिस्तान की अदालतों ने किया। तो यहाँ पे फिर जब अदालतें ऐसे फैसले करती हैं, तो फिर जब वो कोई सही फैसला भी करती हैं, तो फिर जिनके पास ताकत होती है वो उनके फैसले को तस्लीम नहीं करते। तो इसलिए अदालतें जो हैं वो भी तो एक मिसाल कायम करें ना, कि ताकतवर के खिलाफ फैसला देना भी सीखें। जब वो ताकतवर के खिलाफ फैसला देना सीख लेंगी और मिसालें कायम कर देंगी, तो फिर अदालती फैसलों पे अमल दरामद के लिए लोग भी सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन जब लोगों को भी पता हो कि जज जो हैं वो ताकतवर के खिलाफ फैसला नहीं करते और जो कमजोर होता है उसके खिलाफ फैसला सुना देते हैं, तो फिर तो इस मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी करना आसान हो जाता है। शामी साहब, आप कैसे देखते हैं? इमरान खान की तो अब सारी उम्मीदें अदालतों से है, और दूसरा इमरान खान कह रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। क्या किसी भी किस्म की तहरीक, लोग सड़कों पे आए, जेलों में ये अपने आप को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि अदालतों से मुख्तलिफ नौइयत के फैसले होते हैं, लेकिन हमारा जो नज़्म इज्तिमाई है उसको बरकरार रखने के लिए हमें अदालतों के फैसले को मानना पड़ता है। और आप देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो जो एक डेडलाइन मुकर्रर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक उनको इंतखाबात कराने पड़े थे। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ के पहले इंतखाबात कराए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हुक्म के ताबे कराए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अदालत का फैसला, उसके खिलाफ अपील हो सकती है और दूसरी अदालत उसे खत्म कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदालतें जो हैं वो बिल्कुल बेवकार हो गई हैं। तहरीक इंसाफ कोई जेल भरो तहरीक या सड़कों पे आके कोई स्ट्रीट मूवमेंट से क्या पाबंद कर सकती है इदारों को, हुकूमत को, कि वो फिर इलेक्शन वक्त पे कराएं? इतना दबाव क्रिएट कर सकते हैं वो? देखिए, जेल भरो तहरीक जो है ना, वो जुड़ी होती है कानून शिकनी के साथ। आप कोई काबिले दस्तंदाजी पुलिस कोई जुर्म करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा ना। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, गांधी जी ने चलाई थी, उसमें भी तो सिविल डिसोबीडियंस की बात थी ना। पहले आप कानून तोड़ते हैं, दफा 144 तोड़ें या कोई दूसरा कानून तोड़ें, फिर आप कहते हैं कि हमारा गिरफ्तारी पर इस्तेहकाक हो गया। अगर आप सिर्फ गिरफ्तारी पेश करना चाहें तो फिर तो कोई आपको पकड़ेगा भी नहीं, और पकड़ेगा तो कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देगा। तो ये जो जेल भरो तहरीक है, इसके खमीर में कानून शिकनी है। सही। कानून तोड़िए तो जेल जाइए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ऐसा मौका है कि ये तहरीक इस तरह की कोई कामयाब हो सकेगी, और इसे गुरेज करना चाहिए। खान साहब को भी चाहिए कि इंतहा पे ना जाएं, क्योंकि अगर जगह जगह कानून शिकनी होती है, पुलिस पे हमले हो जाते हैं, या और कोई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचता है, तनसीबात को नुकसान पहुंचता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे और हमारे हाथ मीर साहब कुछ नहीं आएगा। मीर साहब, काफी सारे सियासी कार्ड्स पीटीआई इस्तेमाल कर चुकी है। अब आपके ख्याल में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे वो इतना दबाव डाल सके कि इंतखाबात वक्त पे हो जाएं? देखिए, अगर इंतखाबात वक्त पे हो भी जाएं तो जो इंतखाबात के नताइज हैं वो आपको पता है वो क्या होंगे। तो क्या पीटीआई उन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेगी? तो इंतखाबात हों या ना हो, दोनों सूरतों में पीटीआई ने फड्डा तो डालना है। और दूसरी देखें, सबसे बड़ी बात जो है ना, कुछ हमें पाकिस्तान की जो ज़मीनी हकीकतें हैं उनके मुताबिक बात करनी चाहिए। देखें, 2016 में पूरे पाकिस्तान को पता था कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे देगी। और इमरान खान साहब रोज कहते थे ये नाअहल हो जाएगा, शेख रशीद साहब रोज कहते थे ये नाअहल हो जाएगा, ठीक है, और वो नाअहल हो गए नवाज शरीफ साहब। अब इलेक्शन हो या ना हो, इमरान खान जो है उसको इन्होंने नाअहल करार देना है, और वो हुक्मरान, आज के हुक्मरान कहते हैं इमरान खान नाअहल हो जाएगा। तो जो इमरान खान साहब 2016 में नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे थे, वो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कर रही है। तो उनके ख्याल में तो इमरान खान ने नाअहल हो जाना है। तो इमरान खान जब नाअहल हो जाएगा तो फिर इलेक्शन हो या ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इमरान खान साहब जितने भी ये कार्ड खेल रहे हैं, इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से वो नाअहली से बच जाए। तो मुझे लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे,
फैसला हो चुका। तो मतलब वो उस दिन जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ये तो कह चुके हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन अब सिर्फ ब्लंडर कहने से कुछ नहीं होगा, इसको उठा के सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा, तो वही होने जा रहा है आपके ख्याल में क्या? देखे ना, नवाज शरीफ साहब जब नाहल करार दिए गए तो बाजवा साहब जो हैं वो उस वक्त आर्मी चीफ थे, और अब जब इमरान खान साहब को नाहल करार देने की बातें हो रही हैं तो आर्मी चीफ कोई और है। तो मरियम साहबा जो है वो कहती हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना ब्लंडर था, तो ठीक है, वो उनकी राय है, लेकिन मेरी राय ये है कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाना नवाज शरीफ का ब्लंडर था, जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाना भी नवाज शरीफ का ब्लंडर था। तो जब नवाज शरीफ साहब बार बार इस तरह के ब्लंडर करते हैं तो फिर उनके साथ भी ब्लंडर हो जाता है। लेकिन मीर साहब, जब नवाज शरीफ को नाहल किया गया तो इमरान खान उसके बेनिफिशरी थे, लेकिन इमरान खान उस वक्त हुकूमत में तो नहीं थे। जिन कुव्वतों ने किया हमें अंदाजा है, तो क्या अभी शहबाज शरीफ हुकूमत नाहल करेगी इमरान खान को, या उसी किस्म की कुव्वतें जो कि पहले फाल थी वही फाल है? कुव्वत को छोड़े, हालात होते हैं। ये पिटिशनर कौन था सुप्रीम कोर्ट में, जो पिटिशंस थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उनमें एक पिटिशनर इमरान खान साहब भी थे, ठीक है ना। तो अब इमरान खान साहब जो है वो उनके टारगेट पे आए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये खेल जो है ना, ये चलता रहता है पाकिस्तान में, अरसे से चल रहा है। पहले ये खेल नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान चलता था, अब ये खेल जो है ये नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान चल रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन हो या ना हो, इमरान खान साहब उसमें नहीं होंगे। शामी साहब, आपको भी यही लगता है कि फैसला हो चुका है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है? और अगर ऐसा फैसला हो चुका है, क्या इमरान खान साहब इससे बच सकेंगे? कोई ऐसा है ऑप्शन उनके पास? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये फैसला हो चुका है, लेकिन जो मुकदमात उनके खिलाफ कायम हो रहे हैं उनमें ये खदशा मौजूद है कि उनके नतीजे में वो नाअहल हो जाए। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अदालती फैसले के जरिए नाअहल हुए थे, और अहमद मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उस वक्त जो दरख्वास्त गुजार थे वो इमरान खान थे। तो इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब मैदान से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि फिर वो अपना खेल जो है उसको जारी रख सकें और उससे फैसला को नतीजे तक पहुंचा सकें। और आज इमरान खान के जो मुखालिफ हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ वही सलूक हो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। मगर असल बात यह है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनको ये सबक सीखना चाहिए। अगर वो किसी कायदे में, ज़ाब्ते में अपनी जिद्दोजहद करेंगे, अगर वो कोई रूल्स ऑफ द गेम जो है उन पे मुत्तफिक हो जाएंगे, तो फिर वो स्पेस दूसरे अदारों के पास नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो इसी तरीके से एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो स्पेस फिर दूसरे अदारों के पास होगी और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख यही बताती है, यहाँ कोई किसी पर रहम नहीं खाता, जब उसको मौका मिलता है वो दूसरे पर वार करता है। और ये मेरा नहीं ख्याल है कि अब भी ये आदत बदलेगी, और इसी तरीके से ये खेल मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये खेल इस तरह से ना खेला जाए, लेकिन उसके लिए फिर इमरान खान साहब को भी ताउन करना होगा अपने मुखालिफों से, और उनके मुखालिफों को भी ताउन करना होगा इमरान खान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शामी साहब, हामिद मीर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।